हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 2.0 में। दोस्तों आज बात करने वाले हम सीयूटी पीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका आज चौथा डे है, जो कि हमने इससे पहले 3 वीडियो बता दी हैं और आप उन वीडियो को देखे जाके और 3 लेक्चर पूरे कर लिए हैं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आप लोगों के लिए। तो वो जाके जल्दी से जल्दी देखें जिसने नहीं देखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी बनाएं। दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं आप लोगों के पेपर के लिए, तो इस कुछ ही दिन आपके डिसाइड करेंगे कि आप कितना कर पाते हैं, सिलेक्शन ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। कुछ ही दिन आपके डिसाइड करेंगे। तो अच्छी से अच्छी तैयारी बनाए रखें अपनी, और बेहतर से प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कपास, मेथी, गन्ना, पेड़ी, पत्ती या हरी खाद गेहूं के फसल की अवधि होगी। तो कपास, मेथी, गन्ना, पेड़ी, तो ये 4 फसल होगी। होता है हरी खाद की फसल की कितने वर्ष अवधि होगी? तो 1 वर्ष होगी, 2 वर्ष होगी, 3 वर्ष होगी, 4 वर्ष होगी। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 4 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन, फसल के लिए आवश्यक परंतु लाभदायक पोषक कौन सा है? फसल की आवश्यक भी है परंतु लाभदायक भी है, तो कौन सा पोषक है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम, मॉल्टीविटामिन। तो ये हमारा हो जाएगा मॉल्टीविटामिन, आवश्यक भी है और लाभदायक भी है। अगला क्वेश्चन, पोटास की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? पोटास की कमी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? पत्तियों के किनारे सूख जाते हैं, पत्तियों में गोल चकले पड़ जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो पोटास की जो कमी होती है, प्रमुख लक्षण होते हैं पत्तियों के किनारे सूख जाते हैं। क्या होता है? पत्तियों के किनारे सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पूसा बैसाखी किसकी प्रजाति है? क्या पूसा बैसाखी किसकी प्रजाति है? अरहर की, उड़द की, राजमा की, मूंग की। तो जो पूसा बैसाखी प्रजाति है वो मूंग की प्रजाति किसकी है? मूंग की प्रजाति। पूसा बैसाखी मूंग की प्रजाति है। अगला, काबुली चने की प्रजाति है। काबुली चना है उसकी प्रजाति कौन सी है? के 468, एच 355, जी 24, एल 550। तो काबुली चने की प्रजाति है वो एल 550। कौन सी? एल 550 काबुली चने की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी के तेल की प्रतिशत मात्रा मिलती है। तो सूरजमुखी जो होता है तो उसमें तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसमें पूछा गया कि सूरजमुखी में तेल की प्रतिशत मात्रा को बताइए कितनी होती है। 20 से 25%, 25 से 35%, 35 से 40%, 40 से 46%। तो जो सूरजमुखी में तेल की मात्रा होती है वो होती है 40 से 46% होती है। अगला क्वेश्चन, डेपोक विधि धान की फसल के दौरान कब प्रयोग में लाई जाती है? तो डेपोक विधि जो होती है धान में वो कब प्रयोग की जाती है? बुवाई हेतु, उर्वरक की मात्रा निर्धारण हेतु, पौध तैयार करने हेतु, सिंचाई की पद्धति। तो ना तो ये बुवाई की हेतु है, ना ये उर्वरक मात्रा निर्धारण करेगी और ना ही सिंचाई की। तो ये कौन सी है? पौध तैयार हेतु, यानी नर्सरी में ये प्रयोग की जाती है, इसमें नर्सरी तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन, हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। जो हानिकारक पदार्थ हैं तो उसको नष्ट करने के लिए उपयोगी है क्या? खरपतवार नाशी का छिड़काव, सिंचाई, गर्मी की जुताई, कीटनाशी का छिड़काव। तो हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने के लिए क्या जरूरी है? गर्मी की जुताई। क्या चीज? गर्मी की जुताई। अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्री खरपतवार है, तो द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है? मोथा, बथुआ, दूब घास, प्याजी। द्विबीजपत्री खरपतवार हमारा हो जाएगा बथुआ। कौन सा? बथुआ। अगर चौड़ी पत्ती वाला भी आ जाए तो भी बथुआ होगा, कि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। अगर बथुआ ऑप्शन दिया तो बथुआ ऑप्शन सही होगा, कि बथुआ चौड़ी पत्ती वाला भी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो करनी चाहिए। गेहूं में यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो करनी चाहिए। अगर हमें गेहूं में से एक सिंचाई करना ही उपलब्ध है, हमारे पास एक ही सिंचाई मुझे करनी गेहूं में, दूसरी सिंचाई नहीं कर पाते, तो वो सिंचाई कब करनी चाहिए गेहूं में? एक जब मेरे पास एक सिंचाई उपलब्ध है गेहूं में करने के लिए, तो हमें वो कब करनी चाहिए? जड़ निकलने और किल्ले बनने की मध्य, दुग्धावस्था, फूल आने की दशा में, या दाना बनते समय। तो जो हमारी ये पहली सिंचाई करनी चाहिए वो जड़ निकलते समय, जड़ निकलती है उसके समय, ये किल्ले बनने के मध्य, यानी यहाँ CRA स्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो जड़ निकलने के समय और किल्ले बनने के मध्य हमें ये सिंचाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जीवन, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। जीवन चक्र के आधार पर मोथा है,
एक वर्षीय, अल्पकालिक, अल्पकालिक, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो जीवन चक्र के आधार पर मौत कैसा है? बहुवर्षीय है। ये तो सभी को पता होगा, ये मौत बहुवर्षीय है। बुवाई के कितने समय बाद हरी खाद पलटना चाहिए? तो बुवाई के कितने समय बाद हरी खाद को पलटना चाहिए? 2 से 3 हफ्ते बाद, 5 से 6 हफ्ते बाद, 7 से 8 सप्ताह बाद, या 10 से 11 सप्ताह बाद। तो बुवाई के बाद हमें जो हरी खाद को पलटना चाहिए वो 7 से 8 सप्ताह, लगभग 2 से 2.5 महीने बाद, यानी 7 से 8 सप्ताह बाद हमें हरी खाद को पलटना चाहिए। अगला क्वेश्चन, औसत भूमि में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो औसत भूमि में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.05%, 5%, 0.5%, 5.5%। तो कितनी होती है औसत भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा? 0.05% होती है। कितनी? 0.05%। अगला क्वेश्चन, धान सुगंधित धान की प्रजाति है। तो सुगंधित धान की प्रजाति कौन सी है? N 10B, साकेत 4, नगीना 22, IR 8। तो सुगंधित धान की प्रजाति कौन सी? N 10B हो जाएगी। कौन सी? N 10B हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मक्का में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो मक्का में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 0.5%, 5%, 20%, 11%। तो मक्का में प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 11% होती है। कितनी होती है? 11% होती है। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी 10 से 11% होती है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है सोयाबीन में, होती है 42% होती है। मक्का की बात करें तो मक्का में भी 10% होती है, बारले में 11.5% होती है, या कापसी में अगर 10 से 11%, कभी कभी 11 से 12% दे देते हैं, पर बारले में जो होती है एक्यूरेट वो 11.5% है। तो 11.5% प्रोटीन की मात्रा सही लगानी चाहिए। ठीक है, और आपको मैंने ये बता दी कितनी किस्में होती है। मटर में 5% होती है, और उड़द में होती है 24%। तो ये आपकी प्रोटीन की मात्रा होगी इस समय। अगला क्वेश्चन, KWR 108 चने की प्रजाति की विशेषता है। KWR 108 चने की प्रजाति की विशेषता क्या है? पछेती, अगेती, अधिक उत्पादन, उगटा अवरोधी। तो KWR जो चने की प्रजाति है, KWR 108 वो उगटा अवरोधी है, उगटा के प्रति रेसिस्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही का वनस्पति नेम क्या है? सनई का वनस्पति नेम क्या है? बोटनिकल नेम सनई का क्या है? कारकोरम फेप्सुलारिस, कापकोरम फेप्सुलारिस, गोसिपियम हुर्सुटम, क्रोटेरिया जुन्सिया, गोपिसियम अर्बेनियम। तो जो हमारे सनी का वनस्पति नेम हो जाएगा वो होगा क्रोटेरिया जुन्सिया। ये सनी का वनस्पति नेम हो जाएगा। तो क्रोटेरिया जुन्सिया हमारा सनी का वनस्पति नेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरी खाद के तौर पर सनी से नाइट्रोजन कितनी प्राप्त होती है? तो हरी खाद के तौर पर जो सनी होती है उससे हमें नाइट्रोजन कितनी प्राप्त होती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सनी से जो हमें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है वो होती है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, बिनोला की खली में पोटास की मात्रा कितनी होती है? जो बिनोला की खली होती है उसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है? 0.1%, 0.5%, 0.62%, 1.62%। तो बिनोला की खली में जो मात्रा होती है पोटास की वो होती है 1.62% होती है। अगला क्वेश्चन, सौर उसरटा का उपचार किया जाता है। तो सौर उसरटा का उपचार किया जाता है किसके लिए किया जाता है? परसीम के लिए किया जाता है, मूंगफली के लिए किया जाता है, कपास के लिए किया जाता है, गेहूं के लिए किया जाता है। तो ये उपचार किसके लिए किया जाता है? कपास के लिए किया जाता है। किसके लिए? कपास के लिए। अगला क्वेश्चन, शस्य योजना बनाते समय भवन, नाली व मार्ग हेतु क्षेत्र छोड़ा जाता है कितने प्रतिशत? शस्य योजना मतलब है क्रॉपिंग स्कीम। ठीक है, तो बनाते समय भवन, नाली व मार्ग हेतु क्षेत्र छोड़ा जाता है कितने प्रतिशत? 5%, 15%, 10%, 20%। तो ये छोड़ा जाता है 10%। कितने? 10%। अगला क्वेश्चन, शुष्क मौसम, तेज धूप व हवा सहन करने वाली फसल है। शुष्क मौसम, तेज धूप व हवा सहन करने वाली फसल कौन सी है? रबी, जायद, खरीफ, सभी। तो ये सभी तो नहीं, ये हो जाएगा जायद। कौन सी? जायद। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के पौधों में पुष्प विन्यास तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो तंबाकू के पेड़े में पुष्प विन्यास तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? रोगिंग कहते हैं, गेपिंग कहते हैं, गेप फिलिंग कहते हैं, टॉपिंग कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो रोगिंग, गेप फिलिंग, टॉपिंग, इमैस्कुलेशन।
तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको टॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, टॉपिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कारण बस चिकनी मिट्टी के दायरे बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं। तो किस कारण के बस चिकनी मिट्टी में दरारें बन जाती हैं? जल की उपलब्धता के कारण, खेत खाली होने के कारण, मृदा कणों का आयतन बढ़ जाने के कारण, मृदा कणों के आयतन में कमी हो जाने के कारण। तो किस कारण बन जाते हैं? तो मृदा कणों के आयतन में कमी होने के कारण चिकनी मिट्टी में दरारें बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के दो निर्मोचन के बीच में समय को कहते हैं। तो दो कीट होते हैं तो उनके बीच में जो निर्मोचन समय होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेडियम कहते हैं, निर्मोचन समय कहते हैं, समयाकाल कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? स्टेडियम कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? स्टेडियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कीटों के शिशु निम्फिया, कीटों के शिशु निम्फिया जब अंडों से निकलते हैं तो ये पूर्ण कीटों से मिलते जुलते होते हैं तथा वे केवल आकार एवं रंग में भिन्न होते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के रूपांतरण को कहते हैं, यानी जब कीट अंडे से निकलते हैं, पूर्ण जो कीट होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं और केवल आकार एवं रंग में भिन्न होते हैं। वैसे मिलते जुलते होते हैं लेकिन आकार एवं रंग में भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के रूपांतरण को क्या कहते हैं? साधारण रूपांतरण, पूर्ण रूपांतरण, रूपांतरण रहित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के हम कीटों को कहेंगे रूपांतरण रहित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गण या ऑर्डर अपंखीय उपवर्ग एपिटेरोगोटा में आता है? तो ओडोनेटा, जोरेपटेरा, न्यूरोपटेरा, थाइसेन्यूरा। तो किस में आते हैं? तो थाइसेन्यूरा में आएगा। किसमें? थाइसेन्यूरा में। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी निम्न में से किस कुल का सदस्य है? तो मधुमक्खी किस कुल का सदस्य है? एपीडी की, ब्रेकिडीनी, थेट्रोनीडी, फॉर्मिसीडी। तो किसकी है? ये मधुमक्खी हो जाएगी वो एपीडी की हो जाएगी। इसका जो पॉलिटिकल नेम होता है वो होता है एपिस इंडिका। ठीक है, जो विदेशी मधुमक्खी होती है एपिस डोमेस्टिका होता है उसका। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा है जिसका मिलान सही नहीं है? डिप्टेरा, ट्रेकिनीडा, या फिर फलमक्खी ट्राइपीडी, या फॉर्मिसीडी चींटियां, सिर्फिस ब्रेकोनीडी। तो कौन सा सही मेल नहीं है? तो ये होगा हमारा चौथा, सिर्फिस ब्रेकोनीडी। ये हमारा सही मेल नहीं है, ये इससे बिलोंग नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, दीमक का प्रकोप मुख्यतः पौधों के किस भाग पर होता है? जो दीमक होता है तो उसका प्रकोप मुख्यतः पौधे के किस भाग पर होता है? तने पर, जड़ व तने पर, जड़ पर, पत्ती पर। तो जो दीमक का प्रकोप होगा वो जड़ व तने दोनों पर होगा। अगला क्वेश्चन, चींटियां, तितलियों तथा मधुमक्खियां कृषि में किस तरह से लाभ पहुंचाती हैं? तो चींटियां, तितलियां, मधुमक्खियां कृषि में लाभ पहुंचाती हैं वो किस तरह से लाभ पहुंचाती हैं? परागण के द्वारा, परजीवी के द्वारा, सफाई के रूप में, खरपतवार नष्ट करने के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, परागण के रूप में। किसके रूप में? परागण के रूप में ये चींटियां हमें लाभ पहुंचाती हैं कृषि में। अगला क्वेश्चन, कुटुम्ब एक्रिडी किस गण के अंतर्गत आती है? जो एक्रिडी फैमिली होती है, एक्रिडी फैमिली है वो किस गण के अंतर्गत आती है, यानी किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है? आर्थोपटेरा, साइनोनेपटेरा, कोलियोपटेरा, थाइसेनथूरा। तो ये होगा हमारा आर्थोपटेरा। क्या होगा? आर्थोपटेरा। अगला क्वेश्चन, धान का टिड्डा किस कुटुंब का उदाहरण है? जो धान का टिड्डा है वो किस कुटुंब का उदाहरण है? ग्राइलिडी, एक्रिडिडी, ग्लाइट्रेलिपिडी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जो टिड्डा किस कुटुंब का उदाहरण है वो एक्रिडिडी है। किसका? एक्रिडिडी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसका इसके वैज्ञानिकों नाम को पढ़ना, पर याद तो करने पड़ते हैं ना, तो याद पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ना अच्छे से ध्यान दो। इसलिए नेक्स्ट में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है?
यानी सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, गलत जोड़ा हमें इसमें देखना है। टर्मिटिडी आइसोपटेरा से बिलोंग करती है, हाँ सही है ये तो। टर्मिटिडी तो आइसोपटेरा से बिलोंग करती है। एफिडिटी हाइमेपटेरा से करती है, ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि हेफिडिटी हेमिपटेरा से बिलोंग करती है, ये भी सही है। जेसीडी हेमिपटेरा से करती है, जेसीडी, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। अगला देखते हैं, फल्गोरिडी आर्थोपटेरा, तो ये तो गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फल्गोरिडी आर्थोपटेरा से बिलोंग नहीं करती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फल्गोरिडी आर्थोपटेरा से बिलोंग नहीं करती है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, इसमें जोड़ा सही ढूंढना है। हेपोटोपटेरा पेंटाटोमिडी, जो हेपोपटेरा है वो पेंटाटोडी फैमिली का है। कोरिडी सरसों दगीला कीट, 6 कोरिडी सरसों का दगीला कीट है। आगे देखते हैं, गेलीचीडी आइसोपटेरा से बिलोंग करती है, ये नहीं करती है। कोक्सीनालिडो लिपिडोपटेरा से बिलोंग करती है, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेपोपटेरा पेंटाटोमिडी, ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो हेपोपटेरा होता है वो पेंटाटोमिडी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ही जाति या कुल की फसलों को लगातार एक विस्तृत क्षेत्र में उगाने से उनको हानि पहुंचाने वाले कीटों की संख्या की संभावना अधिक होती है। तो एक ही जाति या कुल की फसलों को लगातार एक विस्तृत क्षेत्र में उगाने से उनको हानि पहुंचाने वाले कीटों की संख्या की संभावना अधिक होती है, कम होने पर, बराबर होने पर, बढ़ने पर, समाप्त होने पर। तो ये हो जाएगा हमारा बढ़ने पर संख्या अधिक होती है, बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन, टिंडा एक कीट है, तो टिंडा एक कीट कैसा, सिर्फ एक ही फसल को खाने वाला है, सर्वभक्षी है, द्विभक्षी है, फसल न खाने वाला है। तो टिंडा हमारा क्या है, सर्वभक्षी है। कैसा, सर्वभक्षी है। अगला क्वेश्चन, खपड़ा, खपड़ा भृंग किस कुटुंब के अंतर्गत आता है, खपड़ा भृंग किस कुटुंब के अंतर्गत आता है, यानी ट्रोकोडर्मा ग्रेनारियम, ये किस कुटुंब के अंतर्गत आता है। तो हमारे ये डर्मेस्टिडी के अंतर्गत आता है, ब्रोचिडी के अंतर्गत आता है, क्राइसोमिलिडी के अंतर्गत आता है, या कुरकुलियोनिडी के अंतर्गत आता है। ट्राइकोडर्मा किसके अंतर्गत आता है, किस कुटुंब के अंदर, ये डर्मेस्टिडी के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है, डर्मेस्टिडी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने का अगोला भेदक कीट किस कुटुंब के अंतर्गत आता है, जो गन्ने का अगोला भेदक कीट है वो किस कुटुंब के अंतर्गत आता है, जिसका विज्ञान नाम क्या है, ट्राइफोराइजा निविला, 21 कुटुंब के अंतर्गत का सदस्य है। गेलीचीडी का है, पायरेलिडी का है, नेकटियूडी का है, या सेंटनिडी का। तो ये पायरेलिडी का है, किसका, पायरेलिडी का है। अगला क्वेश्चन, कुटुंब पेपिलियोनिडी किस गण के अंतर्गत आता है, जो कुटुंब पेपिलियोनिडी है वो किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, लेपिडोपटेरा, हाइमेनोपटेरा, कोलियोपटेरा, डिप्योपटेरा। तो ये लेपिडोपटेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारी महामारी के रूप में टिंडे का प्रकोप सर्वप्रथम किस वर्ष आया था। तो महामारी के रूप में टिंडे का प्रकोप सर्वप्रथम किस वर्ष में आया था, 1878 में आया था, 1894 में आया था, 1849 में, 1812 में आया था। तो ये जो प्रकोप आया था वो आया था 1812 में आया था। अगला क्वेश्चन, मादा टिंडे अपने अंडे कहाँ देती हैं, जो मादा टिंडे होती हैं, फीमेल होती हैं, वो अपने अंडे कहाँ देती हैं, पत्तियों पर, तने पर, मिट्टी में, फलों पर। तो ये देती है अपने अंडे मिट्टियों पर देती है, मिट्टियों में देती है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकास्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष से कार्य कर रहा है, भारत में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष से कार्य कर रहा है, 1919, 1929, 1939, 1909। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो कर रहा है 1939 से काम कर रहा है। कब से, 1939। अगला क्वेश्चन, सफेद गिडार मुख्यतः किस फसल का कीट है, तो सफेद गिडार मुख्यतः किस फसल का कीट है और इम्पोर्टेंट कीट है, ये किस फसल में लगता है, ये पूछ लिया जाता है अधिकतर। सफेद गिडार मूंगफली, गेहूं का, चने का, मटर का। तो ये जो मुख्यतः है वो मूंगफली का, किसका, मूंगफली का। आगे चलते हैं, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। हमारा पहला है CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ है हमारा, ये हमारा हो जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट
फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पूछा तो कहाँ स्थित है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है CTH केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ है, श्रीनगर झारखंड में हो जाएगा। यानी सब ट्रॉपिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, तो ये शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, ये हमारा झारखंड हो जाएगा, श्रीनगर में। अगला है CTCRI केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ, तिरुवनंतपुर केरल में। यानी सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ होगा जाएगा, केरल, तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन CPCRI केंद्रीय बागवानी रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय बागवानी रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केसरगोड, ये भी केरल में है। कहाँ है, केसरगोड केरल में है। अगला क्वेश्चन CPRI केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या हो जाएगा, कुफरी हिमाचल प्रदेश, कहाँ हो जाएगा, कुफरी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ, बेंगलोर कर्नाटक, कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में। अगला IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट स्पीसीज रिसर्च, ये कहाँ है, कालीकट केरल में, कहाँ है, कालीकट केरल में। आगे CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में, कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में। अगला है CRIC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, ये कहाँ है, ये हो जाएगा हमारा मुजफ्फरनगर बिहार में, कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरनगर बिहार में। अगला NRCB राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। अगला है NRCC राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा, पुत्तर केरल, ये कहाँ हो जाएगा, पुत्तर केरल में। अगला है NRCC राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केंद्र, यानी नेशनल रिसर्च सिट्रस सेंटर, तो ये कहाँ हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में, कहाँ हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला NRCG राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेफ, तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। देखो ये भी सिट्रस भी महाराष्ट्र में है, अंगूर का भी महाराष्ट्र में है, तो पर ये संस्थान जगह अलग अलग है। जो अंगूर हो जाएगा हमारा वो पुणे में हो जाएगा, जो सिट्रस होगा वो नागपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगला DMR मशरूम अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ, सोलन HP में हो जाएगा, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अगला NRCMAP राष्ट्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गुजरात, आनंद गुजरात में हो जाएगा। राष्ट्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र गुजरात, आनंद गुजरात में हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता सेंट्रल यानी केंद्रीय औषधीय में सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा हमारा, लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्याज और लहसुन, यानी प्याज और लहसुन, ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र, कहाँ हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में। अगला NRCO नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स, ये कहाँ हो जाएगा, गंगटोक सिक्किम में, कहाँ हो जाएगा, गंगटोक सिक्किम में। अगला NRCSS बीज मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये हमारा हो जाएगा तबीज अजमेर राजस्थान में, कहाँ हो जाएगा, तबीज अजमेर राजस्थान में। आगे अगला है IBR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। एक होता है
IIBR एक और भी होता है, एक होता है ये IIBR, ये इंटरनेशनल, ये भी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च होता है। तो ये कहाँ, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगर दूसरा आ जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट वेटनरी रिसर्च, तो वेटनरी आ जाए तो बरेली उत्तर प्रदेश में होगा। वो कहाँ होगा, बरेली उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये तो सभी को पता कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा। कहाँ, गुड़गांव हरियाणा। दोस्तों आज ये कुछ इनके अलावा दोस्तों एक और होता है क्रीजा, CAZRI, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर ये पूछे ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा जोधपुर राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा, जोधपुर राजस्थान में। ठीक, ये कब स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था, 1959। तो क्रीजा कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में हो जाएगा। 1959 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, ऐसे एक और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि IGFRI, ये कहाँ स्थित है, IGFRI मतलब इंडियन ग्रासलैंड, ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये है हमारा झांसी में। झांसी जहाँ MP, झांसी MP में ये हमारा है। ठीक है, झांसी MP में है हमारा। एक और है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सिस ऑफ, ये पोटैटो नहीं होगा, पल्सिस रिसर्च। ठीक है, ऑफ पल्सिस रिसर्च, ये कहाँ है हमारा, UP कानपुर। ठीक है, UP कानपुर ये हमारा। IIPR कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सिस रिसर्च कहाँ है, UP कानपुर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा कहाँ हो जाएगा, कटक उड़ीसा। ठीक है, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में हो जाएगा। दोस्तों ये आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यानी ये और या सेंट्रल रिसर्च सेंटर कह लो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक तरफ अच्छा पूछे थे। ये सेंट्रल रिसर्च सेंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। इनमें से दो तीन तो जरूर पूछे जाएंगे परीक्षा में, जरूर हर बात का रिगार्ड हर बार पूछ जाते हैं रिसर्च सेंटर। तो रिसर्च सेंटर अच्छे से याद कीजिएगा, जितने भी मैंने अभी तक रिसर्च सेंटर कराए उन्हें तो अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन तो करने इनके साथ रिसर्च सेंटर अच्छे से याद कर लीजिएगा, जरूर इसमें से देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।